नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक हमारा पर्यावरण उसका पाठ 8 जो है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण प्रदेश के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वह हमारे उत्तर भारत में फैला हुआ है और वह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बहुत हरा भरा है और कृषि प्रधान क्षेत्र है। मतलब वहाँ पे काफी सारी नदियां हैं और काफी वहाँ पे खेती होती है और हमारे उत्तर भारत में बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और बहुत हरा भरा क्षेत्र है। इससे पहले हमने वर्षावन और आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमने वर्षावन के बारे में और जो अमेज़न बेसिन है जो हमारा ब्राजील में है उसके अंदर का जीवन, वर्षावन और जलवायु के बारे में हमने पढ़ा था और वर्षावन के निवासियों के बारे में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस आप आराम से देख लीजिएगा। आपको वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और हमारे चैनल पे भी आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां सब मिलकर इस बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम आपको ढूंढने, इसमें नहीं दिए गए लेकिन आपको ढूंढने, ठीक है। जैसे कोई लोहित है, एक लोहित नदी है और भी कुछ नदियां हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। अभी यहाँ पे चित्र में भी हम देखेंगे सुंदरवन जो डेल्टा है इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। आपको पता है चाप झील क्या होती है कि जब नदियां जब चलती है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि समझ लीजिए कि ये नदी है, ठीक है। और नदी क्या करती है कि नदी चलते चलते कभी कभी अपना रास्ता छोड़ देती है, ऐसे थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। तो जो ये कुछ क्षेत्र बचता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है इसको कहते हैं चाप झीलें, ठीक है, जो आपने आपके गांव में आसपास भी देखी होगी। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। कहाँ की? गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन की। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड भी होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो ये रहा मानचित्र, ठीक है, चित्र 8.8। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे। सबसे पहले गंगा में उत्तराखंड, ठीक है, यू के शॉर्ट में उत्तराखंड कर देते हैं, ठीक है। हरियाणा को हम नहीं लेते क्योंकि हरियाणा जो है वह बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो ये आ गया यूपी। क्या आ गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र में जैसे आप यहां देख सकते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जिसमें मुख्यतः क्या है? असम, ठीक है, असम। इन जगहों से हमारी ये गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां निकल के आती हैं और फिर यह अंत में बंगाल की खाड़ी में जाके दोनों नदियां मिल जाती हैं। तो ये जितना पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये जितना पूरा क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र जो है यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। आपको राज्य पता लग गए, मैं दोबारा बोल देता हूं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। उधर अरुणाचल में से अरुणाचल के इलाके में घुसती है तो अरुणाचल का भी कुछ क्षेत्र है। जी, हम आगे बढ़ते हैं।
बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, मतलब बहुत प्रकार के वहां पे नदियां भी है, छोटे छोटे पर्वत भी हैं, अलग अलग प्रकार के मैदान भी पाए जाते हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे अच्छा होता है, उपयुक्त होता है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व मतलब जनसंख्या के रहने वालों का जो प्रतिशत है वह ज्यादा होता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। कहाँ की? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जहाँ पे मतलब नदी बेसिन होते हैं। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, क्योंकि वहां पे उपजाऊ मिट्टी है और समतल मैदान पाए जाते हैं। धान यहाँ की मुख्य फसल है। धान क्या होता है आपको पता है ना? धान चावल होती है। क्योंकि धान की खेती में, चावल की खेती में पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जा सकता है जहां पर या तो नदियां बहुत ज्यादा हैं या जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। 8.10 में हम देखेंगे चित्र में। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का मतलब रेशम के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का रेशम का उत्पादन भी किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। मतलब वेदिका मतलब जैसे सीढ़ीदार जो खेती होती है उस प्रकार से मंद ढाल में वेदिका बना के, ठीक है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। डेल्टा जो क्षेत्र आपको पता है डेल्टा क्षेत्र कहाँ है? हमारा जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है, जहाँ पे मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वहां पे जो हम अपने साथ में अवसादी जो अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा जो लेके आती है वह वहां पे बिछा देती है और वहां पे मैंग्रोव वन पैदा हो जाते हैं। तो मैंग्रोव वन वहां पे है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी आपको पता है ना? शंकु क्या होता है? शंकु जैसे हमारे कौन होता है, आइसक्रीम का कौन होता है ना? तो वो भी शंकु ही है। तो इसमें कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे जो पेड़ आपने देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से जो शंकुधारी पेड़ होते हैं ऐसे वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, आपने देखा ही है। ऊपर से पतले नीचे से नीचे आते हुए चौड़े होते जाते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य मतलब आम रूप से देखे जाते हैं, मिलते हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है, जिसके लिए फेमस भी है काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर मतलब मगरमच्छ एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं, ये यहाँ पे पाई जाती हैं। मछलियां एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोग मुख्य आहार के रूप में इसलिए खाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मगर, देखिए यहाँ पे पहले एक सींग वाला गेंडा देखिए, ठीक है, कैसा दिखता है वो। एक सींग होती है इसकी नाक के ऊपर, ठीक है, नाक और आंख दोनों के बीच में। मगरमच्छ की तरह होते हैं, आप देख सकते हैं, बड़ा खतरनाक होते हैं। वेदिका कृषि देखिए, मैंने आपको बताया सीढ़ीदार खेती, इस प्रकार से ढालों पे, पहाड़ी ढालों पर ऐसे होती है। यहाँ पे इसके बारे में बताया है कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है।
ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, धीमे धीमे हो, है ना। इस प्रकार से क्या करते हैं वह, जैसे अब समझ लीजिए कि ये पर्वत है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको ढाल को काट देंगे, ऐसे सीढ़ीदार बना देंगे किसी, ठीक है। कि अब क्या होगा कि आपने देखा होगा कि पानी जो है अभी ढाल पे यहाँ पे गिरता बारिश में, तो क्या होता है कि पानी जो है वो धीमे धीमे करके पानी जो है वह बहुत बहुत जल्दी से गिरता है, लेकिन जब सीढ़ीदार खेती होती है तब उसमें पानी उतनी तेजी से नहीं गिरता है। आगे कुछ और चीजें रह गई हैं यहाँ पे, आप देखिए धान की खेती, आपको पता है चावल की खेती कैसे करते हैं। जैसे पौधे लगाते हैं हम, चावल के जो नर्सरी में पौधे उगाते हैं, फिर हम उसको खेतों में खड़ा करते हैं। असम में चाय के बागानों में काम करती हुई महिलाएं हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और पीछे उनके टोकरा होता है, आपने टीवी में भी देखा होगा। यहाँ पे क्रियाकलाप है, जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों को पता लगाएं जहां पर उनका निर्माण होता है। शब्दावली, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102, मतलब वहां का जो औसत जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, बिहार राज्य में 1102 लोग हर किलोमीटर में रहते हैं। आओ कुछ करके सीखे। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता आपको लगाना है, और बाकी आगे वाली आने वाली क्लासेस में तो आपको ये जरूर मिलेगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बहुत सुंदर है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, और उसके बाद में बांग्लादेश को भी ये अच्छे से पोषित करती है। और सोन, गंडक, घाघरा, ठीक है, कोसी, ये सब जो नदियां हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, ये सब नदियां कुछ हमारे, और ये सारी हमारे हिमालय पर्वत से आती है। तो बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से है, नेपाल के अंदर से भी है, तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप जरूर दे सकते हैं। लेकिन अभी कुछ चीज इसमें और रह गई हैं, थोड़े से रह गए हैं चैप्टर, मुझे लगा था कि खत्म हो गया है। तो यहाँ पे है कि जीविका का साधन। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते ना, उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको कुछ चीज समझ में आती है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है। और हमारे जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने समय को कैसे सदुपयोग कर रहे हैं। जब तक हम अपने समय को सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार से हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अपने टाइम का आपको अच्छे से यूज करना है। झील, जीविका का साधन, एक केस अध्ययन, मतलब एक केस मतलब एक जगह का अध्ययन किया गया है यहाँ पे किसी के द्वारा। साफ झील है बहुत। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, मतलब जो ऐसे उग जाते हैं पेड़ पौधे, वेलिनेरिया हाइड्रिला, मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहां के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफी मछलियां हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर, मतलब मेलझोल बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन, मतलब मछली पालन को कोई भी खतरा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रदूषित झील है। अब प्रदूषित झील में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कूड़ा भी डाल देते हैं, करकट भी डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको ढंग से चीज नहीं की गई है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, देखिए डॉल्फिन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल, मतलब बिना नमक वाला साफ पानी में इस प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। इनकी आंखें नहीं होती हैं। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन के अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं
शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। किनको? गंगा डॉल्फिन्स को या डॉल्फिन को। ये सुसु स्थानीय भाषा में कहा जाता है क्योंकि इनकी आंखें नहीं होती है। और जो डॉल्फिन है मैं आपको बता देता हूं, ये एक स्तनधारी है, ठीक है, मैमल्स है हमारी तरह। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का अभियान किया था। तो आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और 2014 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, इस प्रकार से गाना भी है। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। मतलब बहुत सारे शहर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों पर है, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता। तो आपको मुझे बताना है कि लखनऊ, पटना और कोलकाता किन किन राज्यों की राजधानी है, और ये किन, आप बता दोगे तो समझ में आ ही जाएगा कि इन राज्यों से ये नदियां हमारी बहती है। जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। चित्र 8.13 में हमने भी देख लिया। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही आ जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। देखिए यहाँ पे मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य में बाघ है, कितना सुंदर प्यारा सा बाघ है, टाइगर। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे हमारा पाठ खत्म हो गया है। उस महाद्वीप का नाम बताया जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो जो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? ये सारे जो प्रश्न हैं, हम मुख्यतः चावल वगैरह भी उपज जाते हैं वहाँ पे। और इसका जो हम प्रश्नों के उत्तर हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हम लिखित रूप में करते हैं ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। किसको दिक्कत ना आए? हम सब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को आपने पढ़ा, आपने यहाँ पे समझा कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मतलब वह क्षेत्र जहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और ये भारत के किन किन राज्यों से बहती है। आपने यहाँ पे मैप भी देखा, आपने ये भी देखा कि कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन कौन कौन से राज्य में बसे हुए हैं। और जल मार्ग का भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग कुछ प्रदूषण भी करते हैं। जो लोग प्रदूषण नहीं करते हैं और प्रकृति के साथ अच्छा समन्वय करते हैं, तो वह उस प्रकृति से बहुत कुछ पाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक झील का उदाहरण देखा था, चाप झील का, जो कि साफ की गई थी। तो और आपने डॉल्फिन के बारे में पढ़ा, एक सींग वाले गेंडे के बारे में पढ़ा, मगरमच्छ के बारे में पढ़ा, रॉयल टाइगर के बारे में पढ़ा, बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ा, मानस नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, आपने धान की कृषि के बारे में पढ़ा, असम में चाय के बागानों के बारे में पढ़ा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे हमने चैप्टर का वर्णन किया। आप आराम से वीडियो को पॉज करके या दोबारा भी बार बार देख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके लिए एक छोटा सा मैसेज अभी आएगा वीडियो के एंड में, वो आप जरूर देखिएगा। वह आपके फोकस से जुड़ी हुई चीज है, जो कि मेडिटेशन के थ्रू होती है। जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वह जरूर हमसे कांटेक्ट जरूर हम कर सकते हैं, या उस मैसेज के थ्रू
डायरेक्टली आप लिंक्स पे जाके, वेबसाइट्स के पे जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके थ्रू आपके अंदर जो ग्रहण करने की शक्ति है, पोटेंशियल है, वो आगे बढ़ जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन का क्या मकसद है। तो आप वीडियो में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों जरूर पहुंचाइएगा वीडियो, और छोटा सा मैसेज ये आपके लिए है। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। आप तब तक के लिए बने रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये मैसेज छोटा सा आपके लिए।